आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो लेक्चर हमारे अपलोडेड हो चुके हैं तो उनको भी आप रेगुलर सुन रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से भी होंगे। ठीक है, तो बेटा हमारी तो कोशिश ये थी कि हम जो है ये लेक्चर्स, ये सेशन, ये कोर्स जो है हम लाइव करें। तो ड्यू टू सम रीज़न्स की वजह से हमारा ये कोर्स लाइव नहीं हो सका। तो लाइव के में फ़ायदे तो एक बहुत ज़्यादा हैं। देखें, एक फ़ायदा तो ये है कि हम लाइव डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप लाइव हमसे पूछ रहे होते हैं और हम आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बट ड्यू टू सम रीज़न्स हम नहीं कर सके लाइव। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे कोर्सेज़ होंगे वो लाइव होंगे। ठीक है, तो बेटा आज जो हमने पढ़ना है वो फ्राइबिलिटी टेस्ट पढ़ना है। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि फ्राइबिलिटी टेस्ट और टैबलेट का जो लीकेज टेस्ट होता है ये साथ साथ हो रहे होते हैं, क्योंकि फ्राइबिलिटी टेस्ट जो होता है वो लीकेज टेस्ट से पहले होता है। ठीक है, तो अगर आपने फ्राइबिलिटी लीकेज टेस्ट की वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो भी देख लेनी है। ठीक है, तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो है फ्राइबिलिटी टेस्ट। क्योंकि तो बेटा फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों ज़रूरी है? देखें, टैबलेट बन गई है कंपनी में, ठीक है, पैक भी हो गई है। ठीक है, और पैक होकर अब ये कहाँ जा रही है सर? ये अब ट्रैवल कर रही है पूरे कंट्री में। ठीक है, अब मे भी ये एक्सपोर्ट भी हो, शायद मुल्क से बाहर भी जाए। ठीक है, तो टैबलेट की स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप भी रखी जा रही होंगी। ठीक है, इसको जेब में भी रखा जा रहा होगा, उसको फेंका भी जा रहा होगा। ठीक है, उसे डोंकी कार्ट पर भी ले जाया जा रहा होगा। ठीक है, उसे हार्ड गाड़ी में भी लोग लेके जा रहे हैं। तो ये सारे काम आप अपने इतराह में होते हुए देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा सप्लाई चेन का जो मतलब था कि बनने से इस्तेमाल होने तक टैबलेट अपनी उसी इंटेग्रिटी में रहे। ठीक है, जिस इंटेग्रिटी में हमने बनाई थी। ठीक है, तो इस टैबलेट को हमें टूटने से बचाना होता है। ठीक है, और इस टैबलेट को टूटने से पहले ही हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सवाल उठता है कि सर व्हाट इज़ फ्राइबिलिटी टेस्ट? तो हम कहते हैं कि फ्राइबिलिटी टेस्टिंग इज यूज टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट ड्यूरिंग पैकेजिंग प्रोसेस एंड ट्रांजिट। देखें, टैबलेट तो हमने बना ली है, तो हमने ये चेक करना था कि कितने अरसे तक ये टैबलेट चल सकती है। अगर ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है कि इस पर कोई प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई किसी भी डिज़ीज़ के लिए हैं या फॉर नॉर्मल ओटीसी कोई मेडिसिन का आप स्ट्रिप लेते हैं फार्मेसी से, उसको गारते हैं, जब ब्लिस्टर्स में से उसे निकालते हैं तो देखते हैं आपके वो आराम से बाहर निकल आ जाती है और उसको कोई ब्रेकेज नहीं होता है। इसका मतलब है कि उसके फ्राइबिलिटी टेस्ट हुए हैं, उसके हार्डनेस हर चीज़ चेक हुई हुई है। ठीक है, थिकनेस चेक हुई हुई है, तो लिहाजा वो इजीली बाहर आ जाती है और वो टूटती नहीं है स्ट्रिप में। ठीक है, अगर तो आपको ब्लिस्टर में से निकालते हुए वो टूट जाए तो इसका मतलब है कि उसकी फ्राइबिलिटी भी नहीं हुई हुई है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो जब वो स्ट्रिप से निकालते हुए आपको मेडिसिन टूट जाती है, ठीक है, टैबलेट टूट जाती है, तो वो अपना वैसा इफेक्ट शो नहीं करती जो उसको करना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं कि दिस इन्वॉल्व रिपीटेडली ड्रॉपिंग अ सैंपल ऑफ टैबलेट ओवर अ फिक्स टाइम यूजिंग अ रोटेटिंग ड्रम विद अ बेफल। द रिजल्ट इज इंस्पेक्टेड फॉर ब्रोकन टैबलेट्स एंड द परसेंटेज ऑफ टैबलेट मास लॉस थ्रू चिपिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास अभी हम तस्वीर में भी देखें, बिकॉज हम इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा रहेंगे इस कोर्स में, क्योंकि हमारा ये कोर्स है ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल ही है, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। पढ़ेंगे भी, पढ़ते जा रहे हैं और कुछ पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो आपके पास एक ड्रम होता है जिसमें कंटिन्यूसली टैबलेट्स जो हैं वो फॉल कर रही होती हैं। तो आप 4 मिनट्स तक एज़ पर रेगुलेशन जो है ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, विद 25 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट में। ठीक है, और फिर आप इसकी फ्राइबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल स्टूडेंट्स हमारे जहन में आता है कि वाई फ्राइबिलिटी इम्पोर्टेंट? बेटा देखें, ये वो तमाम सवालात हैं जो आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको इनके जवाब आना बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फ्राइबिलिटी द कंडीशन ऑफ बीइंग फ्राइल टेस्टिंग इज़ अ मेथड विच इज़ एम्प्लॉयड टू determine physical strength of compressed and uncoated tablets upon exposure to mechanical shock and attrition। स्टूडेंट याद रहे, हमने एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, compressed and uncoated।
तो कोटी टैबलेट की हम फ्राइबिलिटी नहीं करनी होती, ठीक है। बच्चों सबसे बड़ा मसला यह आता है कि जब हम 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जब इंडस्ट्री में हम इंटर होते हैं तो हम कुछ बेसिक सी ही नहीं समझ आ रही होती, ठीक है। तो हम जो सबसे बड़ी गलती वहाँ पे करते हैं, तो हम नुकसान ये होता है कि हम अपना इमेज उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में खो बैठते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा कोटी टैबलेट की फ्राइबिलिटी करना शुरू कर देगा, तो जो आसपास के वर्कर मौजूद हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप पर सवाल उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो एक लंबे से इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, उनको तो एक्सपीरियंस हो गए थे, लेकिन जब आप कोटेड की करेंगे तो वो आप पर सवाल लाजमी उठाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोटी टैबलेट की जो हम फ्राइबिलिटी है जो वो हम नहीं करते, क्योंकि जब टैबलेट को हम मशीन से बाहर निकालते हैं बनकर आ जाती है, ठीक है, तो वो अनकोटेड फॉर्म में होती है, तो हम उसकी फ्राइबिलिटी जो है उस वक्त कर लेते हैं। कोटी टैबलेट की हम फ्राइबिलिटी नहीं करते, ठीक है। तो कोटिंग एक बाद का प्रोसेस है जो हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। Strength of tablet play a very important role in resolution and मार्केटिंग, ठीक है। तो फ्राइबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सर दो बातें आ गई, एक मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं हाउ मैनी टैबलेट्स आर टेकन फॉर दिस टेस्ट। तो द स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर इज़ टू टेक अ सैंपल ऑफ 10 टैबलेट, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो स्टैंडर्ड मौजूद है वो हमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि 10 टैबलेट पर आप काम करेंगे, ठीक है। अगर आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फ्राइबिलिटी। तो टू evaluate द एबिलिटी ऑफ टैबलेट्स टू विथस्टैंड द ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। देखिए जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर, ठीक है, उनको ब्रेक करने के लिए फोर्स को ही अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी टैबलेट को ऐसा होना चाहिए कि वो उन प्रेशर को, उन फोर्स को जो है उसका मुकाबला करे, ठीक है। और इस स्ट्रेंथ को ही हमने क्या नाम दिया था, फ्राइबिलिटी का, ठीक है। तो व्हाट इज़ क्राइटेरिया आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट वी मस्ट नो द स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, ठीक है मेरा बेटा। तो हम कहते हैं कि फॉर टैबलेट्स विद द यूनिट वेट इक्वल टू और लेस देन 650 milligram, take a sample of whole tablet corresponding as near as possible to 6.5 ग्राम। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपकी टैबलेट 650 mg की है या इससे कम है, तो आपको इतना सैंपल लेना होगा कि आपके पास टोटल जो वेट है वो 6.5 ग्राम आ रहा हो, ठीक है। फॉर द टैबलेट ऑफ द यूनिट वेट ऑफ मोर देन 650 milligram, टेक अ सैंपल ऑफ 10 होल टैबलेट्स। तो हम बात करते हैं वेट कम है टैबलेट का, तो आपको इतनी टैबलेट लेनी है कि आप 6.5 ग्राम के वेट तक पहुंच जाएं। और अगर 650 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो सिंपल आप 10 टैबलेट्स ले रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपने बेटा क्या करना है कि जो तो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने चेक करना होगा कि आपने जो टैबलेट ली हैं, ठीक है, तो उनका वेट अगर कम था तो आपने कितनी ही टैबलेट फ्राइबिलिटी के लिए ली हैं, ठीक है। तो ये आपने सुबह जब इंडस्ट्री जाएंगे इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इसके पास आपके पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। ये वो एरिया होता है बेटा जब आप अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आपसे सीनियर्स हैं, ठीक है, तो आपके पीछे भरपूर नॉलेज बैंक होना चाहिए। हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम हमेशा एक डिस्क्लेमर देते हैं कि हम जो बात करेंगे यहाँ वो साइंस की बुनियाद पर करेंगे, ठीक है, हमारे पास भरपूर एविडेंस के साथ, ठीक है। हम किसी भी पर्सनल ओपिनियन को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वो बात कर रहे होंगे जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस में हमारे सामने होती है, ठीक है। तो फ्राइबिलिटी, ये देखें हमारे पास एक फ्राइबिलिटी टेस्टर है, ठीक है, इसको फ्राइबिलेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको समझाना शुरू करता हूँ तो जो आपके को सर्कल सा नज़र आ रहा है, ठीक है, व्हील सा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम ड्रम कहते हैं। यहाँ पर आपके पास एक टैबलेट एंटर करने की स्पेस होती है, जगह होती है, और ये रोटेट करता है। कितना रोटेट करते हैं, 25 RPM, यानी कि 25 रोटेशंस होती हैं पर मिनट में, ठीक है। और 4 मिनट्स तक इसको हम चलाते हैं, यानी टोटल 100 जो इसकी रोटेशन हो जाती हैं, ठीक है।
अगर 1 मिनट देखें, मतलब ये कि अगर 1 मिनट में हमारी जो ड्यूरेशन है 25 है, तो 4 मिनट्स में कितनी होगी? 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसको हम 4 मिनट्स तक चलाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, इसको सेटिंग बटन्स अपडेटस के, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो टैबलेट बार बार जो है नीचे गिरती हैं। जब टैबलेट नीचे बार बार गिर रही होती हैं तो एक्चुअली हम सिमुलेट कर रहे होते हैं कि अगर हम इसे बाहर फेंका जाए तो उसे वो बर्दाश्त करेंगी या नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक और तरह का फ्रेबुलेटर मौजूद होता है जिसके एक साइड पर ड्रम होता है, ठीक है। और ये अक्सर रिसर्च लैब्स और यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होता है, आपने देखा भी होगा इसको, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ये होता है कि हमने बल्क काम करना होता है, यानी कि हमारे पास वर्कलोड जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम 2 ड्रम्स वाला जो है फ्रेबुलेटर यूज़ करते हैं। तो लेकिन यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब में इतना हमारे पास वर्कलोड नहीं होता है, इसलिए हम 1 साइडेड ड्रम वाला जो है फ्रेबुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेटा जैसे हमारे कोर्स आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोर्स जो ज़्यादा थ्योरेटिकल से ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल है, तो हमें डायग्राम की मदद से यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। कि ये जो आपके पास व्हील मौजूद है इसके डायामीटर्स हैं जो यहाँ पर गिवन है। तो ये इसका अंदर का डायामीटर है जो आप देख रहे हैं कि अराउंड है 287, ठीक है, ±4 मिलीमीटर। जो आपके पास टॉप हाइट है इसकी वो कितनी है? 156 ±2 मिलीमीटर। और जो आपके पास इंटरनल रेडियस नज़र आ रहा है आपको, वो कितना है? 805 ±80.5 सॉरी ±5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इसका जो ये डायामीटर है 302.5 ±4 मीटर, ठीक है। आपके पास ये जो सर्कल मौजूद है जिससे शाफ्ट निकल रही होती है, तो ये इसका अगर हम डायमीटर देखें तो ये होता है 25 + 0.5 mm। और इसके अंदर जो सर्कल मौजूद है उसका डायमीटर है 10। तो ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री में लेकर आ रहे होते हैं तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लाने के लिए आप उनके स्टैंडर्ड्स का पता होना लाजमी है, ठीक है। तो उसकी IQ IP OQ बनाना होती है, ठीक है। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटी आपको बनाना होती है, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होती है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास अगर ये सारी नॉलेज मौजूद होती है तो आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होता तो फिर आपको इस वक्त बड़ी परेशानी का मुजाहरा करना होता है, पड़ रहा होता है, ठीक है। तो वो तमाम बच्चे जिनको ये कहा जा रहा होता है कि फार्मेसी पढ़ने के बाद जॉब्स नहीं हैं, फार्मेसी पढ़ने के बाद स्कोप नहीं है, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा होता है बेटा जो फार्मेसी सिर्फ कंप्लीट करते हैं डिग्री हासिल करने के लिए, ठीक है। मैंने आज तक एक भी स्किलफुल फार्मासिस्ट ऐसा नहीं देखा जिसको जॉब्स ना मिली हो। अपने स्टूडेंट से हर वक्त ये बात करता हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास नॉलेज है और डिग्री कंप्लीट की हुई, तो आपको अच्छी नौकरी से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मसला ये होता है कि बेटा हम चीज़ों को पढ़कर आगे नहीं बढ़ते। हम डिग्री कंप्लीट करने का हमारा मतलब ये होता है कि हम जैसे ही डिग्री कंप्लीट कर हमें ऑटोमेटिकली जॉब मिल जाए। तो जॉब मिलना इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। आप इंटरव्यूज़ में जाकर फेल हो रहे होते हैं, इसकी वजह यही होती है कि वो आपसे टेक्निकल सवाल पूछ रहे होते हैं और हम उनका जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। तो बच्चों हमने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करना लाजमी होती है। देखें अगर आप इंडस्ट्री में इन प्रोसेस कंट्रोल के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो कैलिब्रेशन आपकी जान नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी कैलिब्रेशन करनी होगी। इसकी कैलिब्रेशन के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड स्टॉपवॉच होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्टॉपवॉच को और ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, एक साथ ऑन कर देते हैं। हमने ये चेक करना होता है कि हर मिनट में 25 RPM बन रही है या नहीं। तो 1 मिनट बाद हमने इसको RPM काउंट करते हैं। अगर RPM आता है 25 पर मिनट तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो फ्रेबुलेटर है, इसकी कैलिब्रेशन ठीक है और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर ये RPM 25 पर मिनट नहीं आ रही तो हम इसको फ्रेबुलेटी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो अगला सवाल आता है बेटा व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फ्राइबिलिटी। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं सर परसेंट फ्राइबिलिटी इज इक्वल टू W1 - W2 डिवाइडेड बाय W1 × 100,
तो व्हाट इज़ W1 टू W1 वेट ऑफ टैबलेट बिफोर टेस्टिंग, ठीक है। तो कुछ बुक्स में इसको लिखते हैं वेट ऑफ टैबलेट बिफोर रोटेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर बात करें W2 की, तो W2 की क्या है, वेट ऑफ टैबलेट आफ्टर टेस्टिंग या फिर आफ्टर रोटेशन, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ जगह में कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि आफ्टर रोटेशन है, बिफोर रोटेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 10 टैबलेट्स लेनी है, ठीक है, और उनका सिंपल एनालिटिकल बैलेंस पर वेट कर लेना होता है, वेट करके उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने उसे रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद टैबलेट का वेट कैलकुलेट करना है और उसे भी नोट कर लेना है उसको, और लेबल दे देना है W2 से, ठीक है। तो उसमें आप फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंट फ्राइबिलिटी होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आता है, नाउ व्हाट इज़ द लिमिट, कितनी आनी चाहिए तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस टेस्ट इज एडिशन टू चेक क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट बाय टेस्ट वन कैन चेक कैपिंग लेमिनेशन। तो USP जो लिमिट है इसकी वो 0.5 या इससे से लेकर 0.5 से लेकर 1% होनी चाहिए, और जो रोटेशन है इसकी वो कितनी है, 25 RPM है, और जो है 104 मिनट्स में है, यानी कि 4 मिनट्स तक अगर हम चलाएंगे तो इसकी जो हम आ रही है रोटेशन वो कितनी है, 100 RPM आ रही होगी, ठीक हो गया बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें सारी समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हों आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम साइंस की बुनियाद पर आपके आंसर्स के जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसी कोर्स में हम टैबलेट के डिफेक्ट पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हम उसमें कुछ ये लफ्ज़ आ रहे हैं कैपिंग, ठीक है, चिपिंग, तो उन लफ्ज़ों का मतलब हम उसमें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास USP की लिमिट है वो हम आपने याद रखनी है, वो कितनी है, 0.5 से 1% देखें, ठीक है। तो जब आपका ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जब आपका टेस्ट होना है कोर्स के लास्ट पे, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपकी 90% जो अटेंडेंस है वो भी काउंट होगी, ठीक है। तो रेगुलर आप अपनी क्लासेस लें और अपना टेस्ट पास करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर नहीं है और वीडियोस देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो आपको फॉर्म मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो आपने एंड पे आके कोर्स का टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपको इंशाल्लाह आपको अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर तो हमारी जो हमने परफॉर्म किया है फ्राइबिलिटी, ठीक है, तो अगर तो फ्राइबिलिटी हमारे पास आ रही है 0.5 से 1% के दरमियान, ठीक है, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, डेट्स गुड। अगर इससे एक्सीड कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि सर हमारी जो है फ्राइबिलिटी ठीक नहीं आ रही, ठीक है। याद रहे बेटा, एफरसन टैबलेट्स और च्यूएबिलिटी टैबलेट्स, ठीक है, मे हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एज फ्राइबिलिटी इज़ कंसर्न, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो च्यूएबल टैबलेट्स एफरसन टैबलेट्स हैं उनकी हार्डनेस भी कम होती है, ठीक है। जब हम DT ही पढ़ेंगे तो इसमें भी भरपूर इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें बेटा आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं वो यही चेक करना चाह रहे होते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इन केस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक टैबलेट्स एन अप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है बेटा कि एटमॉस्फेयर से वाटर को या मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे कंपाउंड या मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, एफरसन टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट्स, तो आपने क्या करना होता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है, ठीक है। व्हेन कैपिंग अकर फ्राइबिलिटी वैल्यू और नॉट कैलकुलेटेड, अ थिक टैबलेट में हैव लेस टेंडेंसी टू कैप, whereas thin tablet of large diameter after show extensive capping, thus indicating that tablets with greater thickness has reduced internal stress। इस बात को बेटा यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डायमीटर और थिकनेस को, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्राइबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो थिकनेस और डायामीटर का फ्राइबिलिटी पर के साथ भी तल्ले क्या देखें, अगर थिकनेस और डायमीटर वेरी करेगा तो हम एक टैबलेट डिफेक्ट देखते हैं जो अक्सर नज़र आ रहा होता है, जिसको हम कैपिंग का नाम दे रहे होते हैं, और इसका तल्लक किससे है, हमारी फ्राइबिलिटी से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी टैबलेट उखड़ना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आओ बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, और जिस तरह हमने थिकनेस और डायमीटर में एक्सेल की शीट पर और वेट वेरिएशन में हमने डिस्कस की थी एग्जांपल, इसी तरह आज फिर हम एक्सेल की शीट पर इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनली हमने एक्सेल पर इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, तो लिहाजा स्टूडेंट्स इस वक्त एक एक्सेल की शीट देखें यहाँ हमारे सामने मौजूद है। तो हमने एक कॉलम में W1 लिखते हैं, जो कि रोटेशन बिफोर वेट ऑफ रोटेशन है टैबलेट का। ठीक है, और दूसरे में हम W2 लिखते हैं जो कि रोटेशन के बाद जो है टैबलेट का वेट है। ठीक है, एक और कॉलम हमने बना लेते हैं यहाँ पर, तो वो किसका है, परसेंटेज, परसेंट फ्राइबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंट लिख लेते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि हमने 10 टैबलेट्स का वेट किया। ठीक है, उन वेट्स को मैंने W1 में लिख दिया। ठीक है, W1 में लिख दिया है। फॉर एग्जांपल जो उनमें से एक टैबलेट का वेट जो है हमारे पास आया है वो 6.61 ग्राम आया है। ठीक है, जब हमने इसको रोटेट किया। ठीक है, रोटेट करने के बाद क्या किया, तो वो हमारे पास W2 आएगा। याद रखिएगा W2 जो है वो हमेशा कम होता है W1 से, क्योंकि हम जब टैबलेट को रोटेट करवाते हैं तो वो टैबलेट में से कुछ पाउडर जड़ता है, लिहाजा इस वजह से वो वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास वेट आया 6.5 ग्राम। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं जो है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1.66। ठीक है, तो जो कि हमारी यूएसपी लिमिट से ज़्यादा है। यूएसपी की लिमिट आपको हमें याद होगी, उम्मीद करता हूँ, कितनी है, 0.5 से 1% के दरमियान। ठीक है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये टैबलेट का बैच जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, एक और टैबलेट इसी तरह ले लेते हैं जिसका W1 हमारे पास है आया है वो 6.7 है। ठीक है, और W2 जो हमारे पास है वो 6.6 है। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 0.2 है। तो हम कहते हैं कि ये यूएसपी की लिमिट को फॉलो कर रहा है, तो लिहाजा ये बैच पास है। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह अगर इसके भी हम अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं या चार्ट्स बनाना चाहते हैं और खूबसूरती से अपने डाटा को प्रोफेशनल वे में आगे डिलीवर करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके ग्राफ पे क्लिक करना है और अपनी पसंद का कोई ग्राफ या चार्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसको आगे फॉरवर्ड कर देना है या पेश कर देना है या प्रेजेंटेशन के लिए आगे तैयार कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये का लेक्चर भी समझ आ गया होगा, और हमेशा की तरह फीडबैक्स और कमेंट का सिलसिला ओपन है आपके लिए। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट कर सकते हैं, और हम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है वो अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। ठीक है, 90% अटेंडेंस लाजमी काउंट होगी, और आपको लास्ट पे कोर्स के एक टेस्ट देना होगा, उस टेस्ट को पास करना होगा, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर्स को सुनने का। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।